जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटेस्ट स्टडी पर। आप लोगों ने पोस्ट में पहले पढ़ा होगा कि हम चर्चा कर रहे थे HIV यानी कि एड्स के बारे में। तो आज हम उसी से संबंधित सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड्स है क्या। तो एड्स अभी तक लाइलाज बीमारी थी जिसको महामारी भी घोषित किया जा चुका है। यह एक बहुत खतरनाक वायरस है। वायरस का नाम है HIV। वायरस का नाम है HIV। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज में होता है कि HIV एड्स दोनों एक ही चीज है, दोनों बीमारी है। नहीं, दोनों बीमारी नहीं है। इसमें HIV जो है ये वायरस है और HIV वायरस से होने वाली बीमारी का नाम एड्स है। तो मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता, अगर हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता। तो ये एक वायरस है, इससे एड्स नामक एक बीमारी होती है। इससे एड्स नामक बीमारी होती है, जिसका अगर हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बीमारी है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि HIV वायरस है और एड्स बीमारी है। HIV वायरस है और एड्स बीमारी है। इसकी खोज सन 1981 में हुई। इसकी खोज सन 1981 में हुई और तब ये पता चला कि ये लेंटिवायरस वंश का वायरस है। यानी कि इसका जो वंश है वो लेंटिवायरस है। इसका वंश क्या है? लेंटिवायरस है। तो दो चीजें हमने पढ़ा कि HIV क्या है। तो HIV एक वायरस है और उससे होने वाली बीमारी का नाम एड्स है। उससे होने वाली बीमारी का नाम एड्स है। अब इसकी जांच कैसे होगी, किस माध्यम से इसकी जांच होगी? HIV की जांच के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। एलिसा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। HIV जांच के लिए एलिसा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसिड। क्या हो जाएगा? फिर से समझिएगा, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसिड। एलिसा की मदद से हम एड्स की जांच करते हैं। एलिसा की मदद से हम एड्स की जांच करते हैं। क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, तो इसमें आपको बता दें कि जो रोग के लक्षण होते हैं वो 4 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। जो रोगों के लक्षण होते हैं वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देते हैं? 4 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। यानी कि जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो तत्काल प्रभाव से हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमको HIV हो चुका है। इसका पता हमको कब चलेगा? बिना जांच के 4 वर्ष के बाद में। अगर हम टाइम पर जांच करा लेते हैं, एलिसा करवा लेते हैं, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम जांच नहीं करवाते हैं तो इसके जो लक्षण है वो हमें 4 साल के बाद पता चलते हैं। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। अब मन में प्रश्न उठता होगा कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण है जो इसके वास्तविक लक्षण कोई नहीं होते हैं। इसके वास्तविक लक्षण कोई नहीं होते हैं। इसका सिस्टम क्या होता है कि यह एक बहुत ही चालाक वायरस होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चालाक क्या होता है, ये चालाक कैसे होता है? तो चालाक इस तरीके से होता है कि जब यह हमारे शरीर में पहुंचता है तो अपना प्रभाव तुरंत नहीं दर्शाता है। जैसे हर वायरस का एक अपना अलग अलग स्थान होता है शरीर में कि वह कौन से अंग को प्रभावित करेगा, ऐसे ही HIV हमारे रक्त में रहता है। कहाँ रहता है? HIV हमारे रक्त में रहता है, हमारे ब्लड में रहता है। अब ब्लड में भी ब्लड के पार्ट्स हैं। तो ब्लड में WBC में होता है। ब्लड में WBC इसका वास स्थान है और WBC के CD4+ यानी कि T सेल कोशिकाओं को या T सेल्स को नष्ट करता है। T सेल में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का गुण होता है, यानी आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का गुण होता है। तो ये सबसे पहले T सेल को ही नष्ट कर देते हैं। T सेल रोगों से लड़ने में सहायक होती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता T सेल कोशिका यानी कि WBCS के T सेल कोशिकाओं से ही बढ़ती है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता WBCS में ही होता है। तो
तो ये इतना चालाक वायरस होता है कि ये सीधा WBCS को ही संक्रमित करता है, वो भी मंद गति से करता है, जिसका प्रभाव तुरंत जो है पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी कोशिकाओं को समाप्त कर देता है। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, ये प्रतिरोधक क्षमता पर ही प्रभाव डालता है। जो WBCS होते हैं इनमें प्रतिरोधक क्षमता का गुण पाया जाता है, यानी कि जो बाहरी बीमारियों का आक्रमण होता है उनसे WBCS बचाते हैं। और WBCS में होता है टी सेल कोशिकाएं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव कोशिकाएं होती हैं। ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करती हैं। तो जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करती हैं, अर्थात ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती हैं। तो ये जो HIV का वायरस होता है, ये करता क्या है कि ये आराम से जाकर के मंद मंद गति से ये हमारे WBCS को ही अटैक करता है, WBCS में ही अटैक करता है, और वहां पर धीरे धीरे करके टी सेल कोशिकाओं को मार देता है। और जब टी सेल कोशिकाएं हमारे शरीर से समाप्त हो जाती हैं तो हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता है। तो वातावरण के प्रभाव के अनुसार उस वातावरण में जो भी रोग होंगे या किसी भी बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा, तो वह व्यक्ति, यानी कि जिसका टी सेल समाप्त हो जाएगा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, उसको किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। इसलिए HIV का कोई निश्चित लक्षण नहीं है। HIV पहचानने का कोई निश्चित लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है। इसमें से जो सामान्यतया बुखार आ जाता है, जो लंबे समय तक बुखार चलता रहता है। उसके बाद में फिर जो है वजन अचानक से कम होने लगता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है। शरीर पर चकत्ते आने लगते हैं, ये सामान्य लक्षण है। बाकी इसका कोई मूल लक्षण नहीं है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि इस व्यक्ति को या इसको HIV का संक्रमण है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? एड्स, HIV, एलिशा यानी कि जांच, और टी सेल। इसमें बीमारियां कौन सी होती हैं? हमने बताया सामान्य बीमारियां भी हो सकती हैं। खोज इसकी कब हुई है? 1981 में हुई है। वंश है इसका लेंटिवायरस। होने के कारण पर बात करते हैं। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बचती है, तो धीरे धीरे करके वह व्यक्ति कई रोगों से पीड़ित होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि इसकी खोज 1981 में हुई है, और उसके बाद में 1981 से लेकर के 2006 तक ये लगभग 2.5 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। कितने? 2.5 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। इसलिए WHO के द्वारा इसे महामारी भी घोषित कर दिया गया है। अभी आपको बताया कि इसके लक्षण में सामान्य बीमारियां ही आती हैं। वजन कम होना, जैसे छोटी छोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए इससे पीड़ित व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उनमें पाया गया कि इनमें बहुत सारे और एंटी फेलियर ऑर्गन, यानी कि बहुत सारे अन्य शरीर के अंग थे जो काम करना बंद कर चुके थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लक्षण देखे गए हैं जो HIV से ग्रसित थे। अब इसके फैलने का कारण क्या है? इसके फैलने का जो कारण है उसमें से एक कारण है कि मां से बच्चे में होना, मां से बच्चे में हो जाना। अब मां से बच्चे में हो जाने का क्या मतलब है कि यदि कोई HIV संक्रमित महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, यदि कोई HIV संक्रमित महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे में ये आनुवांशिक रूप से ये बीमारी आ जाती है। उस बच्चे में आनुवांशिक रूप से ये बीमारी स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा, मां के दूध से। दूसरा, मां के दूध से। मां के दूध से का मतलब है कि सामान्य पर नहीं है, ये केवल ऐसे है कि जो माएँ HIV संक्रमित हैं, जो माएँ HIV संक्रमित हैं और वो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, तो ये बीमारियां स्तनपान से भी बच्चों में जा सकती हैं। संक्रमित सुई, अगला क्या है आपका? संक्रमित सुई, अगला है संक्रमित सुई। अब संक्रमित सुई से संबंध यहाँ पर यह है कि जब हम
जब हमें टीके की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर बार नए टीके का, नए निडल का ही प्रयोग किया जाए। टीके लगाते समय हर बार नए निडल का ही प्रयोग किया जाए। जब हम किसी व्यक्ति को एक ही निडल से प्रयोग करते हैं तो सामान्य व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति आया और उसको उसी निडल से टीका दिया गया और सेम निडल का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को भी टीका दे दिया गया, तो उसमें से ये HIV वायरस उस निडल के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में भी आ जाता है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक आप ध्यान नहीं देते रहेंगे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े टीके की तो आप हमेशा नए निडल का ही प्रयोग करेंगे। और आपको और बता दें कि हम जब शेविंग आदि के लिए किसी मेंस पार्लर में जाते हैं तो वहां पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि जो उनके अस्तूरे वगैरह होते हैं ये बराबर सैनिटाइज किए हुए हैं। उनमें जो ब्लेड्स लगती हैं उनको बराबर चेक करते रहिएगा, नए ब्लेड का ही प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति आया हो और उसकी शेविंग हुई हो, अगर उसके बाद जस्ट आपकी हो जाती है और जो है उनके जो अस्तूरे हैं या उनके जो पूरे सिस्टम है उसको सैनिटाइज नहीं किया जाता है तो आप भी HIV से संक्रमित हो सकते हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है असुरक्षित यौन संबंध से। अगला क्या है? असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध ये भी एक जरिया है HIV फैलने का। इसमें होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता कि किसी भी व्यक्ति को HIV संक्रमित है, आपको पता नहीं चलता कि किसी को HIV का संक्रमण है और गलती से भी असुरक्षित यौन संबंध बनाया गया, गलती से भी उनमें आपने एक रिश्ता कायम किया, तो इसका जो निवास स्थान है वो हमारे WBCS के साथ साथ हमारे गैमीट में भी होता है, हमारे गैमीट में भी होता है। तो गैमीट में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं या शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। और जो हमारा फीमेल गैमीट्स होता है, जो हमारा फीमेल गैमीट होता है उसको हम ओवम, उसको हम ओवम या अंडाणु कहते हैं, ओवम या अंडाणु कहते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन होता है तो उस समय मेल या फीमेल कोई किसी में से कोई एक HIV से संक्रमित है तो उस फ्यूजन के दौरान सामान्य व्यक्ति भी HIV से ग्रसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वास स्थान ब्लड के WBCS के अलावा हमारे गैमेट यानी कि युग्मक में भी है, यानी कि स्पर्म और ओवम में भी ये रहता है। तो इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो सामान्यतः हमने क्या देखा कि इसका जो निवास स्थान है वो WBCS पर भी है, WBCS के साथ साथ स्पर्म और ओवम पर भी है। इसके जो कारण है, जिसमें से 4 कारण समानता दिखाए गए हैं कि इनसे लगभग 90 से 95% HIV संक्रमण होने का खतरा होता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक रिकॉर्ड में आया था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति HIV संक्रमित था और सारे व्यक्ति नॉर्मल थे। तो उस एक्सीडेंट में हुआ क्या कि जितने भी लोग थे वो सारे गिरे और गिरने के बाद में सब कहीं ना कहीं जो है चोट खाए। चोट खाने में जो है ब्लड भी रक्त भी प्रवाहित हुई।
तो उसमें हुआ क्या कि जिस व्यक्ति को एचआईवी का संक्रमण था उस व्यक्ति के सर में चोट आई और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। तो उस खून के संक्रमण से उसके आसपास के जो चोटिल व्यक्ति थे, जो घायल व्यक्ति थे, उनके खून में मिलावट हुई, यानी कि जहां पर उनको चोट लगी थी उस स्थान तक उस संक्रमित व्यक्ति का ब्लड पहुंचा और जितने लोगों के पास उस संक्रमित व्यक्ति का ब्लड पहुंचा वो सब एचआईवी से ग्रसित हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अनावश्यक कारण आ जाते हैं जिसका हम उल्लेख तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी उस कारणों में से एक है। लेकिन सामान्यतः हमको क्या पढ़ना है, जो माँ से बच्चे में हो जाता है आनुवंशिकता के रूप में, या अगर सामान्य बच्चा है और माँ संक्रमित है एचआईवी से तो उसको हो सकता है, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है। संक्रमित सुई में एक और आ जाता है कि ब्लड, अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है, रक्त की जरूरत है, तो सबसे पहले ये जांच कर लेना आवश्यक है कि क्या ये ब्लड एचआईवी संक्रमित तो नहीं है। अगर एचआईवी संक्रमित ब्लड किसी को दे दिया जाता है तो उस सामान्य व्यक्ति को भी एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। कि अभी तक यह बीमारी लाइलाज थी, क्योंकि महामारी है और अभी तक ये बीमारी क्या थी, लाइलाज थी। लाइलाज का मतलब है कि इसका इलाज संभव नहीं था। जो व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित हो जाता था वो धीरे धीरे करके लास्ट में उसकी मृत्यु हुई जाती थी। परंतु अब इस बीमारी का इलाज संभव हो गया है कुछ हद तक क्या मान लीजिए 90 से 95% तक इस बीमारी का इलाज संभव हो गया है। और वह इलाज अब तक लगभग 4 से 6 लोगों में परीक्षण भी किया जा 4 से 6 लोगों में परीक्षण भी किया जा चुका है इस इलाज का, जिसमें फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि अगर हम किसी व्यक्ति का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, अगर हम किसी व्यक्ति का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें तो 90 से 95% तक इस संक्रमण से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो अभी तक ये लाइलाज था, अब ये मान लीजिए कि काफी हद तक इसका भी इलाज संभव हो चुका है। लेकिन फिर भी आप सबको फिर से बताना चाहूंगा कि जितना आप अपने को सतर्क रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद।